कि अब हिंदुस्तान दिल से, हृदय से स्वराज्य चाहता है। उसी रात बोस ने अपना घर छोड़ने का मन बना लिया। बहुत छोटी उम्र में ये डिसीजन लिया उन्होंने, और जब भागे तो उनके साथ उनका एक दोस्त भी था। तो उसने पूछा कि सुभाष, तुमने ऐसा क्यों किया? जहां अंग्रेजी सरकार लोगों से खादी छुड़वाकर उन्हें अपने बनाए हुए कपड़े पहनाना चाह रही थी, वहीं पर हमारे बोस बाबू उस समय आए हुए प्रिंस ऑफ वेल्स को खादी बेचने निकल गए थे। बोस का मिस्टर गांधी और कांग्रेस की तौर तरीकों से तब भी विश्वास उठा जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई। और हाँ, उस समय सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। अब यार, बाबा टर्म से आप लोग कंफ्यूज मत होइए। बहुत लोगों का ये मानना है कि जैसी नॉलेज और जैसी बातें गुमनामी बाबा करते थे, वो किसी नॉर्मल आदमी को पता नहीं हो सकती थी। কেমন আছো জনতা, আমি এসে গেছি কলকাতা। যখন স্মরণ হয় আর থাকে না কো লজ্জা ভয়, এ প্রেম যে করেছে তাই লালন ফকির ভেবে বলে, এ প্রেম যে করেছে সদাই সেই জানে, আমার মনের মানুষের সনে, আমার মনের মানুষ। বাইতে জানো না কেন ধরো হাল, মন মাঝিটা তোর হলো রে মাতাল। ये तो सुना ही होगा कि कलकत्ते जैसा शहर तो रूह है जमीन पर नहीं। सही बात है, मगर कभी सवाल किया है ऐसा क्यों? खैर, जवाब में तो किताबें लिखी जा चुकी है, मगर हमारे पास एक अनूठा जवाब है इसके लिए। सुनना चाहोगे? यहाँ का आर्ट, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, यहाँ का खाना और मिठाइयाँ तो ओ वो लाजवाब। यहाँ की खूबसूरती के अलावा इस शहर की कहानी का एक पहलू और है, ईस्ट इंडिया कंपनी। कुछ याद आया? फिरंगियों के नापाक इरादों का पहला कदम और हमारी 200 सालों की गुलामी की शुरुआत भी इसी खूबसूरत शहर कलकत्ता से हुई। पर साथ ही साथ इसी शहर से निकले भारत माता के वीर सपूतों ने हमारे देश की गुलामी और इतिहास दोनों को पलट के रख दिया। हर एक शख्स उतर पड़ा इस जंग के मैदान में और उनका नेतृत्व किया कुछ निडर, साहसी, अद्वितीय और लेजेंडरी महानायकों ने। उन्हीं में से सबसे प्रतिभाशाली और सबसे अलग, जिसे शायद उस वक्त समझ पाना इस देश के लिए बड़ा मुश्किल था, मगर फिर भी कहीं ना कहीं बीतते समय के साथ सबको खबर हो गई कि अगर कोई है जो हमारी आजादी हमें लौटा सकता है, तो वो यही इंसान है। उस वीर सपूत महारथी को मैं और आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं। देखो यार, इस प्लेटफॉर्म पर जो भी कहानी आप तक लाई जाती है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोग उससे कुछ सीखें, कुछ लेकर जाएं। पर इस बार जो चुनौती हमारे सामने आई है, उससे हम थोड़े से स्ट्रेस आउट हो गए हैं। क्योंकि क्या है ना कि जिसकी कहानी आज हम आपको सुनाएंगे, उस शख्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिए बिना बात बनेगी ही नहीं। हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है आपके लिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उनके जीवन पर आधारित जितनी भी बातें हैं, उनके जीवन चरित्र में घटित कुछ कुछ जो भी सबसे ज़्यादा स्पेशल इवेंट्स होंगे, उन सबको एक कहानी के रूप में आप तक पहुंचा पाएं। तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। आज मेरे कुछ सवाल हैं आपसे, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट खुद से भी। तो उन्हीं से शुरू करते हैं। कौन है सुभाष बोस? आखिर नेताजी कौन है? वैसे टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं ये बोल भी दूं कि आज लोगों में उनके बारे में बेसिक जनरल नॉलेज भी नहीं है, तो शायद वो गलत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले इसी बारे में बातें करते हैं कि उनकी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई, उनकी ज़िंदगी के शुरुआती दिन कैसे रहे। तो सबसे पहले वो जान लेते हैं और फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की। तो सबसे पहले हमने भुवनेश्वर पहुंचकर एक कैब करी जो हमें कटक तक लेकर जाएगी।
कैब में भी ड्राइवर भैया से आसपास की हिस्टोरिकल जगह के बारे में पूछताछ कर डाली, जिसमें उदयगिरी और खंडगिरी के बारे में कुछ कुछ पता चला। वही खंडगिरी पहाड़ में वही पाइक वाला वीर सब छपकी रहा है ब्रिटिश के साथ में युद्ध करने के लिए। मगर वो सब बातें कभी किसी और दिन। ऐसा होता है ना कई बार, जब आप किसी से पहली बार मिलने जा रहे होते हो तो रास्ते भर आप ख्याली पुलाव पकाते रहते हो कि वो इंसान कैसा होगा, वो इंसान ऐसा होगा, ऐसे बिहेव करेगा, वो अगर ये कहेगा तो मैं बदले में ये रिप्लाई करूँगा। तो बस कुछ ऐसा ही हाल था हमारा भी। जहाँ पर इतनी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी ने जन्म लिया, उस कटक में मैं पहली बार जा रहा था। एंड पर्सनली आई फाइंड मी, देवदीप एंड वन ऑफ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड नितिन टू बी फॉर्चुनेट इनफ कि हम सबसे पहले इनके घर जा रहे थे। तो गूगल मैप्स की हेल्प से पहुंच गए हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम। बेसिकली उनका घर था ये, जिसको अब म्यूजियम बना दिया गया है। अंदर जाने से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से थोड़ा सा दिल दुखा और एक अनयूजुअल सी फीलिंग आई। जिन भैया के साथ हम भुवनेश्वर से कटक आए थे कैब में, वो वहीं के लोकल हैं, तो उनको भी नहीं पता था यार कि इस म्यूज़ियम और इस घर के बारे में। ताज्जुब की बात है कि एक ऐसा शख्स जिसने इस देश की आज़ादी के लिए अपना करियर, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली सब ताक पर रख दिया, सब कुर्बान कर दिया, बदले में उसे हमने क्या दिया? अब तुम लोग कहोगे कि हम कर भी क्या सकते हैं यार। बिल्कुल सही बात है, फेयर इनफ। देखो, वर्थवाइल तो कुछ भी नहीं कर सकते, मगर हाँ, एक छोटी सी चीज़ ज़रूर कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम उनको अपने जहन में और अपनी सीमित नॉलेज में शामिल कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो जिस दिन हम वहाँ पहुँचे, वहाँ काफ़ी काम चल रहा था, काफ़ी क्योटिक सिचुएशन थी। पता करने पर मालूम चला कि अगले 2 दिन में वहाँ पर राष्ट्रपति साहिबा द्रौपदी मुर्मू जी की विजिट है। नॉर्मली भी वहाँ शूटिंग और फोटोज़ लेना अलाउड नहीं है, और इतने हाई वीआईपी मूवमेंट की वजह से तो और भी ज़्यादा नामुमकिन सिचुएशन थी। पर वो कहते हैं ना कि पूछने में क्या ही जाता है। तो बस हमने काफ़ी देर तक वहाँ के मैनेजर और सेक्रेटरी को परसुएट किया, एंड दे बीइंग वेरी काइंड इनफ gave us the permission to document some of the things from that museum. इसलिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। हम आपको उनकी फैमिली की और नेताजी के हाथों से लिखे गए लेटर्स के ओरिजिनल ऑथेंटिक फोटोग्राफ्स दिखाएंगे, तो आप बस हमारे साथ बने रहिए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में 23 जनवरी को कटक ओडिशा में हुआ था। उनके फादर श्री जानकीनाथ बोस एक बहुत बड़े और प्रतिष्ठित लॉयर थे। आज़ादी के लिए उनका, एंड मार्क माई वर्ड्स व्हेन आई से दिस, आज़ादी के लिए उनका बहुत बड़ा हाथ था। He was single-handedly responsible for the changes that the independence movement and the British Empire had seen on those days. यार कुछ लोग ना बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, और वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। एक काफ़ी रईस और बड़े घर का एक लड़का स्कूल में पढ़ने के बजाय आए दिन स्कूल बंक कर यात्रा देखने, रामायण सुनने चला जाया करता था। एक दिन उनके फादर साहब श्री जानकीनाथ बोस ने उनको पकड़ लिया और खूब डांटा, और ये हिदायत भी दे दी कि आज के बाद मेरे से बिना पूछे घर से बाहर भी नहीं निकलोगे। पर ख्यालों के पक्के और जुनून से ओतप्रोत तूफान को भी भला कोई बांध पाया है? उसी रात बोस ने अपना घर छोड़ने का मन बना लिया। बहुत छोटी उम्र में ये डिसीजन लिया उन्होंने, और जब भागे तो उनके साथ उनका एक दोस्त भी था। तो उसने पूछा कि सुभाष, तुमने ऐसा क्यों किया? बदले में छोटे सुभाष ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे आज़ादी है। टू बी फ्री इज़ माई डेस्टिनी। जहाँ पूरा देश, हर एक इंसान ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम था, वहाँ ये छोटा बच्चा अपने ख्यालों और फिर ख्यालों से निकलकर अपने एक्शंस में आज़ाद था। तो अब दूसरा सवाल, आखिर ब्रिटिशर्स और कॉलोनियल गवर्नमेंट की आंखों में क्यों इतना खटकते थे हमारे नेताजी? अब देखो, हमारे बोस बाबू उन लोगों की तरह तो नहीं थे जिनको दिखावटी सत्ता वाली पावर से प्यार था। जैसे कि काफ़ी हिंदुस्तानी उस समय पर भी ब्रिटिशर्स के ऑफिसेज में काफ़ी हाई रैंकिंग पर पोस्टेड थे और ब्रिटिशर्स के एक्शंस को जस्टिफाई भी करते थे। जबकि अगर मुझसे पूछो तो इन लोगों से बड़ा बेवकूफ़ मेरी नज़र में शायद ही कोई और होगा। उनके इशारों पर नाचती हुई कठपुतली बनकर रह गए थे सिर्फ। ऑन द कॉन्ट्ररी,
सुभाष चंद्र बोस ने सबसे ज़्यादा टफ माने जाने वाले इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम को 4th रैंक लाकर क्लियर किया और क्लियर करने के बाद ही कॉलोनियल गवर्नमेंट की दी हुई नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया। जहां अंग्रेजी सरकार लोगों से खादी छुड़वाकर उन्हें अपने बनाए हुए कपड़े पहनाना चाह रही थी, वहीं पर हमारे बोस बाबू उस समय आए हुए प्रिंस ऑफ वेल्स को खादी बेचने निकल गए थे। बोस ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए थे कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर तो किसी भी कीमत पर इस देश को आज़ाद नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आपको याद होगा स्कूल टाइम में हमने फ्रीडम फाइटर्स, स्पेसिफिकली मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा शुरू किए गए काफ़ी मूवमेंट्स पढ़े थे, या फिर कहूँ कि सिर्फ वही ज़्यादा डीप तरह से पढ़ाए गए थे। अगर आपको लगता है कि सिर्फ उन सारे मूवमेंट्स की वजह से हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिली है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप अपनी तरफ से और थोड़े खुले विचारों के साथ थोड़ी रिसर्च कर आइए। सारा डेटा अवेलेबल है, सही जवाब मिले या ना मिले, पर कम से कम ये जो बचपन में हमारे दिमाग में एक ख्याल डाल दिया गया था ना, ये ज़रूर हिल जाएगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह वगैरह जितने भी मूवमेंट थे, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी सरकार उन सारे मूवमेंट की वजह से हमको डोमिनियन स्टेटस देने के लिए राज़ी हुई थी। और इन सब आंदोलनों में हमारे बोस बाबू गांधी जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहे। पर जब उन्हें इस बात की खबर लगी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मोहनदास करमचंद गांधी डोमिनियन स्टेटस के लिए मान रहे हैं, तो वहाँ से उनके रास्ते अलग हो गए। बोस का मिस्टर गांधी और कांग्रेस की तौर तरीकों से तब भी विश्वास उठा जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई। और हाँ, उस समय सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, जिस बात से जवाहरलाल नेहरू अपने पंडित जी कुछ बहुत खुश नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस ने क्लियर कर दिया कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस के अलावा वो और कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकते, चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वराज ही, नथिंग लेस देन दैट। उन्होंने फिगर आउट कर लिया था कि सिर्फ मासेस, मतलब कि जनसाधारण लोगों में स्वतंत्रता की भावना जगाने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो ब्रिटिश सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जिसमें कि पुलिस और उनकी अस्थायी आर्मी, जिसमें आधे से भी ज़्यादा भारतीय सिपाही थे, उनको उनके अंदर नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म की फीलिंग जगा कर होगा। ओनली द रेवोल्यूशन इन आर्मी कैन सेंड द शिवर्स डाउन द स्पाइन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। याद करो ज़रा, पहला सबसे बड़ा और ऑलमोस्ट सक्सेसफुल रेवोल्यूशन जो हुआ था वो हुआ था सन 1857 में, जिसमें कि मंगल पांडे ने सेना में विद्रोह शुरू किया था। उस समय अंग्रेजी सरकार के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। अरे बड़ी कॉमन सी बात है यार, जब कुछ डराने या दबाने के लिए होगा ही नहीं तो किस पर राज कर पाओगे? बिना सेना का कोई राजा हुआ है कभी? मैंने तो नहीं सुना। तो बस नेताजी ने भी ठान ली कि मुझे अपनी आर्मी बनानी है, और यहाँ से शुरुआत हुई आज़ाद हिंद फौज के गठन की। पंडित जी और गांधी के साथ जब मानसिक मतभेद आए तो बोस बाबू कलकत्ता वापस आ गए और उन्होंने यहाँ अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। देखते ही देखते उन्होंने अपने रसूख और अपनी शातिरता के साथ चुपचाप सेना के कपड़े बनवाए और एक दिन अचानक से 2000 सैनिकों के साथ नेताजी कलकत्ता की सड़कों पर उतर आए। ये खबर जैसे ही अंग्रेजी हुक्मरानों तक पहुंची तो वो कहते हैं ना कि हार्ट स्किप्ड अ बीट, इन लोगों का तो ऑलमोस्ट बंदी हो गया था। ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस दोनों बैठकर तमाशा देखती रही। इसके बाद तंग आकर अंग्रेजी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को हाउस अरेस्ट करवा दिया। उन्हें लगा कि बाहर घूमेंगे तो तबाही मचाएंगे, इनको घर में ही बंद कर दो। नेताजी के कमरे के बाहर भी उन्होंने अपने ही महकमे का एक सिपाही जिसका नाम था दरबारी लाल, उसको बिठा दिया, जो 24 घंटे उनके हर मूवमेंट की खबर उनको देता रहता था। पर जैसे जादूगर होते हैं ना, जिनका बायां हाथ जो करता है वो दाएं को भी पता नहीं चलता, ठीक वैसे ही नेताजी बहुत ही शातिर तरीके से इन लोगों की नाक के नीचे से अपने हाउस अरेस्ट से फरार हो गए। 10 दिन तक तो भाई साहब दरबारी लाल को यही लगता रहा कि बोस बाबू अंदर ही हैं, और बोस बाबू तो तब तक बहुत आगे निकल चुके थे। वो भारत से सीधे पेशावर गए और फिर वहाँ से उनका प्लान रशिया में मॉस्को और जर्मनी में बर्लिन जाने का था। वो अपना मन बना चुके थे कि अब उनकी हेल्प या तो रशिया में जोसेफ स्टालिन या फिर नाजी जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ही करेंगे, जो इनको अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत का साथ देने की हेल्प कर सकते हैं। रशिया के साथ स्टालिन के समय में भारत के रिलेशंस अच्छे नहीं थे, तो वो वहाँ से बर्लिन हिटलर से मिलने चले गए। उन्हें पता था कि क्रांति उनसे जिंदा है, चाहे वो रशिया से लाएं या फिर जर्मनी से।
हिटलर से मिलने के बाद जब हिटलर ने उनके कैरिज्मेटिक ऑरा और इंटेलिजेंस को देखा तो उसने भी उनकी तारीफ की और हेल्प के लिए उसने बोस बाबू की डिमांड को मान लिया, जो कि थी इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर सोल्जर्स को उनको सौंपना। देखो यार, लॉजिक सिंपल सा है। टाइम वर्ल्ड वॉर 2 का चल रहा था और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भारत और जर्मनी दोनों का दुश्मन था यूनाइटेड किंगडम। इसलिए हिटलर ने सुभाष बोस की हेल्प की और उसने उनको फ्यूरर कहकर पुकारा। फ्यूरर का जर्मनी में मतलब होता है लीडर और हिंदी में मतलब होता है नेताजी। और वहाँ खड़े हुए हर हिंदुस्तानी सैनिक ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बुलाना शुरू कर दिया और इस तरह शुरुआत हुई आज़ाद हिंद फौज की। जर्मनी ने नेताजी की और भी मदद की। नेताजी के कहने पर उनको आज़ाद हिंद रेडियो भी मुहैया कराया, जिसकी मदद से जर्मनी में बैठे बैठे नेताजी ने भारत में अंग्रेजी सरकार के पसीने निकलवा दिए। वो वहाँ से बैठकर भारत में हर सैनिक और नॉर्मल आदमी से अंग्रेजी फौज में अंग्रेजी सरकार का वर्ल्ड वॉर 2 में साथ ना देने की बातें करने लगे। अब खुद सोच लो कि क्या अंग्रेजी सरकार को नॉन वायलेंस ने खदेड़ा या एक अकेला पेट्रियोटिक सुपर इंटेलिजेंट एडमेंट आदमी जिसने भारत में ना रहते हुए भी इस अंग्रेजी सरकार की नाक में दम कर दिया। अब वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो इतना गैस करना तो बहुत आसान है कि आखिरी सीक्रेट किसके बारे में है। हाँ जी, तो अब बात होगी अबाउट डेथ ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो पहले तो उस नैरेटिव को सामने रखते हैं जो ऑफिशियली गवर्नमेंट के थ्रू आया था। सरकारी तौर पर नेताजी की मौत ताइवान, जो उस समय फोर्मोसा के नाम से जाना जाता था, वहाँ प्लेन क्रैश में हो गई थी। ये प्लेन क्रैश वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के आसपास हो जाता है, पर फॉर ऑब्वियस रीज़न ये न्यूज़ काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही। देश के तमाम लोगों को, उनके परिवार को, इनफैक्ट आईएनए के सिपाहियों को ये बात हजम ही नहीं हो रही थी। जब देश इस बात की एक्सेप्टेंस नहीं ले पा रहा था तो सरकार को प्रेशर में आकर अपनी बात को सही रखवाने के लिए कुछ कमीशंस को सेटअप करना पड़ा। अंत में जिनकी फाइल्स जब सबमिट हुई तो उनसे भी कुछ कोई खास पुख्ता सबूत नहीं मिले। पर अब सवाल आता है कि आखिर में लोगों को ऐसा लग क्यों रहा था कि नेताजी जिंदा है। देखिए, हमारी काफ़ी कंसाइज रिसर्च के बेसिस पर मैं आपके सामने 3 पॉइंट्स पेश करूंगा। पहला पॉइंट, नेताजी की तथाकथित मौत के बाद जो फैमिली रिचुअल्स होते हैं उन्हीं के बीच उनकी फैमिली मेंबर्स को एक टेलीग्राम जाता है कि सुभाष का श्राद्ध अभी मत करना। ये टेलीग्राम भेजने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद मोहनदास करमचंद गांधी जी थे। तो एक ऐसे इंसान की बात सुनकर, जिसकी बातें तो सरकार भी मानती थी, डाउट जाएगा कि ये खबर जो फैलाई गई है वो झूठ है। दूसरा पॉइंट, भारत की जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल थ्योरी है वो ये है कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में नहीं थी, बल्कि वो तो रूस चले गए थे और वहाँ पर पंडित जी जवाहरलाल नेहरू के कहने पर स्टालिन ने नेताजी को साइबेरिया जेल में रखकर टॉर्चर किया और फिर मरवा दिया। आई नो, इस बात को डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। मे बी दैट्स वाई ये सिर्फ एक थ्योरी है, पर फिर भी इस थ्योरी को ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे सीक्रेट सर्विस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने अप्रूव किया है। और आजकल आप देखते भी होंगे कि मिनिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी और जनरल जीडी बख्शी भी इस बात को सपोर्ट करते हैं। आई ओनली विश कि ये बात सच ना हो, क्योंकि मैंने भी जितना पढ़ा और सुना है उस समय जिस समय रूस पर स्टालिन का राज था, भारत और रूस के रिश्ते कुछ खास अच्छे थे नहीं। तो आखिर क्यों स्टालिन नेताजी को पंडित जी के कहने पर मरवा देगा? तो मेरी समझ में इस थ्योरी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। नाउ थर्ड पॉइंट, इस बारे में काफ़ी न्यूज़ वालों ने भी कवर किया था। गुमनामी बाबा, जिनकी डेथ अयोध्या में 1985 में हुई थी, वो असल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। अब अगर इसमें लोग रूप और दिखावट की बातें करेंगे तो इन 2 पैरामीटर्स पर तो नेताजी ने पहले भी चकमा दिया हुआ है। इनफैक्ट उनके भाई श्री शरद चंद्र बोस खुद ये कहते हैं कि जब एक 14 साल का बच्चा 7 महीने के लिए अपने माँ बाप से छुप सकता है, तो क्या एक 48 साल का आदमी अंग्रेजी सरकार से बचने के लिए छिप नहीं सकता? अनुज धर, भारत के जाने माने कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, ऑथर और जो एक जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, वो इस बात का सबूत देते हैं कि जो फाइंडिंग्स, जो डेटा और जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं कुछ लोगों के गुमनामी बाबा से मिलने के,
वो सिर्फ एक बात की ओर इशारा करते हैं कि गुमनामी बाबा कोई और नहीं बल्कि खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। अब यार बाबा टर्म से आप लोग कंफ्यूज मत होइए। बहुत लोगों का ये मानना है कि जैसी नॉलेज और जैसी बातें गुमनामी बाबा करते थे वो किसी नॉर्मल आदमी को पता नहीं हो सकती थी। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो क्लासिफाइड हों या डीक्लासिफाइड, कहीं ना कहीं सरकारी सूत्रों से ये बात भी निकल कर आई है कि नेताजी 1985 तक उनके साथ कांटेक्ट में थे। जी हाँ, अभी जो आपने सुना वो बिल्कुल सच है। तो फिर अगर ये सब बातें थी तो फिर एक नया सवाल उठकर आता है कि आखिर जब सरकार में भी कुछ लोगों को पता था कि नेताजी जिंदा हैं और कुछ के साथ वो कांटेक्ट में भी हैं, तो फिर ये अलग आइडेंटिटी और छिपे रहने का आडंबर क्यों? अनुज धर की एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा, और जो कि एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपनी जिंदगी के 20-22 साल नेताजी को डेडिकेट कर दिए, वो बता रहे थे कि जब नेताजी से किसी ने सामने से ये पूछा कि आप बाहर क्यों नहीं आना चाहते, तो नेताजी ने कहा कि अभी मेरा बाहर आना देश हित में नहीं होगा। पूछेंगे मुझसे तो उनसे पूछा जाता था कि आप क्यों बाहर नहीं आ रहे हैं या क्यों ऐसे करके, तो ये बोलते थे कि मेरा निकलना देश हित में नहीं है, और अगर मैं निकला या बाहर आता हूँ तो इस देश पे बहुत से सैंक्शंस लगेंगे यूनाइटेड नेशंस के, जो आप हिंट कर रहे थे जियोपॉलिटिकल में, और उस सैंक्शंस की वजह से या उन प्रेशर्स की वजह से देश की जनता को बहुत तकलीफ होगी। तो उन्होंने छूटते ही आंसर दिया कि अगर मैं बाहर निकलूंगा तो बहुत से निर्दोष मारे जाएंगे। क्योंकि जहां मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि एक तबका ऐसा था जो चाहता था कि नेताजी बाहर आए, तो वहीं पर एक तबका ऐसा था जिसको हम गांधी तबका कह सकते हैं। और गांधी से मेरा मतलब गांधी जी नहीं, गांधी तबका। एक ऐसा तबका भी था जो ये नहीं चाहता था कि वो सामने आए, और शायद इसीलिए वो जो डेथ का नैरेटिव चला आ रहा था वो चाहते थे कि वो वैसे का वैसा ही बना रहे। Despite all the speculation, Bose remains one of the India's most charismatic revolutionaries, the greatest leader that never led India after independence. सावधान! शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग है जागा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, चंचल सागर विंध्य हिमालय नीला जमुना गंगा। तेरे हित गुण गाए, तुझसे जीवन पाए, हर तन पाए आशा। सूरज बनकर जग पर चमके, भारत नाम सुहागा। जय हो, जय हो, जय 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 हो, जय हिंद। कुछ कहानियों का अंत ढूंढ पाना नामुमकिन होता है। बोस की कहानी का अंत तो है, लेकिन उसे मान लेना वो थोड़ा सा मुश्किल है। नेताजी की कहानी जब भी सुनाई जाएगी लोग हमेशा सोच में पड़ जाएंगे, और उनकी मौत की गुत्थी शायद ही कभी सुलझ पाएगी। मुझे पता है कि इतनी छोटी सी वीडियो में सब कुछ बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर हम बाडीज की हमेशा से कोशिश रही है कि जिस इंसान की बातें यहाँ पर हों, हम उनके बारे में आपके अंदर जानने की इच्छा पैदा कर सकें। आई होप आप सबको हमारी ये कोशिश समझ आई होगी। ये सारी इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, उसमें प्लीज़ आप हमारी हेल्प कीजिएगा। हमारी मुलाकात फिर होगी, तब तक आप ज्ञान गंगा के गोते लगाइए। मिलते हैं दोबारा द बाडी शो पर। वो जान हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए सुभाष। यहाँ पे आप आके रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप, मैं आपको बस एक जनरल एक बात बता रहा हूँ। तो इसके लिए काफ़ी कुछ किया पहली बार, तो बहुत अच्छा सा लग रहा है कि ये भी हम कर सकते हैं। बस शब्द नहीं है, और ये जगह की वाइब होती है। जैसे जगन्नाथ में अपनी वाइब थी, उसके बारे में भी मैं शायद शब्दों में नहीं समझा सकता था, और यहाँ के बारे में भी शब्दों में नहीं समझा पाऊँ। वॉइस ओवर में लूँगा। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए सुभाष जी।